लास्ट क्लास में हम लोगों ने 15-20 क्वेश्चंस करे थे, एमसीक्यू स्टैटिस्टिक के किए हैं। और आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जो भी हमें यूट्यूब पे देखते हैं, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर तो करते ही रहे। और जो बेगूसराय में है, ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लासिफाई इंडस्ट्री इनटू द स्ट्रेटजीज एंड नॉन स्ट्रेटजीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग द स्ट्रेटेजी इंडस्ट्रीज, यानी इंक्लूड्स कह रहा है। भारत सरकार ने उद्योगों को रणनीतिगत तथा गैर रणनीतिक रणनीतिक और गैर रणनीतिक उद्योगों में वर्गीकृत किया है। निम्नलिखित में से किस उद्योगों को रणनीतिक उद्योगों से सम्मिलित किया गया है ना? किस इंडस्ट्रीज को रणनीतिक उद्योगों में शामिल किया गया? देखिए, जो सरकार की जो इंडस्ट्री है वो तीन थी। एक था डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे। इस आगे लिखा हुआ है, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो ये तीन थे। बाकी बैंकिंग इंडस्ट्री सरकार ने अपने पास नहीं रखे हुए थे। तो सरकार के पास तीन इंडस्ट्री जो है अपने पास रखा है। डिफेंस, ठीक है, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे। तो कई लोग बोल रहे हैं आंसर सी होगा, और जो जल्दी है वो आंसर सी बोल रहे हैं। ठीक है ना? तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही करेक्ट आंसर है। थर्ड नहीं होगा। तो फर्स्ट, थर्ड नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये आ जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ठीक है ना? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ठीक है, चलिए डी करेक्ट आंसर है, राजकुमार जी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू 15-20 एमसीक्यू डेली करेंगे बस। अकॉर्डिंग टू द रिकार्डो, और जब भी रिकार्डो की बात आती है तो रिकार्डो ने एक तुलनात्मक लागत का सिद्धांत दिया था, है ना? कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी। कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी दिया था किसमें? इंटरनेशनल ट्रेड में, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में। कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी किसका है? रिकार्डो का। ठीक है, रिकार्डो का। व्हाट कंडीशन इज नेसेसरी टू मेक पॉसिबल इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन टू कंट्री? रिकार्डो कहता है दो कंट्री के बीच इंटरनेशनल ट्रेड तभी होगा जब उसमें तुलनात्मक लागत में अंतर आएगा। ठीक है ना? अच्छा, एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी किसने दिया था? एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी, बताइए फटाफट। ये भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार का ही है। निरपेक्ष लागत सिद्धांत। फटाफट बताएं आप लोग। है ना? एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी किसका था, ये बता दीजिए फटाफट। स्मिता जी बोल रहे हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ था, बिल्कुल सही। तो ये जो था एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी था। ये किसका था? इक्वल कॉस्ट, फिर तो होगा ही नहीं। एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी एडम स्मिथ का था। एडम स्मिथ का। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, एडम स्मिथ का था एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी। एडम स्मिथ का था। और कंपैरेटिवली तुलनात्मक लागत में जो अंतर आएगा वो होगा हमारा निरपेक्ष लागत सिद्धांत, है ना? सॉरी, ये रिकार्डो का है। तो रिकार्डो जब कॉस्ट डिफरेंस आता है तभी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए सजेस्ट करता है। और एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस जो आ जाएगा, निरपेक्ष लागत सिद्धांत जो आएगा, वो हमारा किसका है? एडम स्मिथ का। एडम स्मिथ का। तो ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना? क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है। पूछ सकता है एडम इंटरनेशनल थ्योरी में एडम स्मिथ की कौन सी थ्योरी है, तो एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस है। या एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस थ्योरी किसकी है, तो एडम स्मिथ की है। कंपेरेटिव कॉस्ट डिफरेंस किसका है? तुलनात्मक लागत सिद्धांत, ये रिकार्डो का है। तो ये सब आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, भारत में टेलीकॉम की नियम संस्था कौन सी है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। नियमित संस्था कौन सी है? ट्राई है, ट्राई। अच्छा, ट्राई अगर टेलीकॉम को नियमित करता है तो सेबी किसको नियमित करता है, बताइए? नियामक संस्था। सेबी किसका नियामक है, बताइए तो? सेबी का नियामक संस्था। सेबी किसको रेगुलेट करता है, बताइए तो? इसका आंसर ए ठीक है।
और ये बताइए सेबी, सेबी किसको नियमित करता है? स्टॉक एक्सचेंज को, बिल्कुल सही। और मुझे कोई बता दे सेबी स्टैब्लिश कब हुआ था, सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी, फटाफट कमेंट में बताएं आप लोग। सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। 1988 में। और सेबी जो है स्टॉक एक्सचेंज को तीन काम करता है, सेबी के तीन काम है। एक है प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी और डेवलपमेंट। प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट। प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी और डेवलपमेंट, तीन संस्थाएं हैं इसकी। ठीक है ना, 12 अप्रैल 1988। ठीक है ना, प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी और डेवलपमेंट, तीन काम है उस सेबी के। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड, तो अब तो शायद एयरटेल ने इसको परचेज कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। कहता है द इंडस्ट्रियल, आप लोग लाइक जरूर करते हैं, वीडियो में देखता हूं मैं बहुत, देखते हैं बहुत लोग लाइक नहीं करते, पता नहीं क्या दुश्मनी। द इंडस्ट्रियल सेक्टर फेस द प्रोसेस ऑफ retrogressive and डिक्लेरेशन डिसलेरेशन ड्यूरिंग, औद्योगिक क्षेत्र ने प्रतिगामी एवं मंदी के दौर का सामना किस अवधि में किया? हाँ, और इंडस्ट्रियल सेक्टर ने कब रिट्रोगेशन कब हुआ था इंडस्ट्रियल सेक्टर में, बताइए आप लोग। प्रतिगामी और मंदी का दौर कब था इंडस्ट्रियल में? फटाफट आप बताएं। 1965 से 80। 1965 से 80। उस टाइम है ना, 1966 में आ गया था हमारा हरित क्रांति, आपको पता है? हरित क्रांति, है ना, हरित क्रांति, जो एम एस स्वामीनाथन ने किया था। स्वामीनाथन। तो हमारे इंडिया में हरित क्रांति का बहुत ज्यादा बोलबाला था कि खेती करेंगे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर पे कम फोकस किया गया। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में मंदी का दौर आ गया 1965 से 60 80 में। ठीक है ना। अच्छा एक चीज बताइए, भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन किस चीज का होता है? गेहूं का, चावल का, या मक्के का? बताइए, भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन किस चीज का होता है? खाद्यान्न फसलों में। एग्रीकल्चर ये नहीं, खाद्यान्न फसलों में, खाने वाली चीजों में सबसे ज्यादा उत्पादन किस चीज का होता है? मोनिका जी बोल रहे हैं वीट का, फरीदा जी बोल रहे हैं राइस का। अच्छा, बिहार वाले हैं तो चावल, है ना, फरीदी जी। ठीक, देख लिया जाएगा आपको भी। राइस का प्रोडक्शन, वीट, राइस, राइस ध्यान दीजिएगा, राइस, राइस जो है भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। सबसे ज्यादा उत्पादन उत्पादन होता है। पहली बात, राइस, ध्यान दीजिएगा, राइस। और आपको बता दें, भारत विश्व का दूसरा देश है, विश्व का दूसरा देश है, दूसरा देश है, विश्व का दूसरा देश है भारत। सबसे ज्यादा विश्व में दूसरा देश सबसे ज्यादा उत्पादन करता है किसको? राइस को। भारत विश्व का दूसरा ऐसा देश है जहां पे सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। चलिए आप बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है डिवेंचर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी आर एज, डिवेंचर होल्डर कंपनी के लिए होते हैं। डिवेंचर होल्डर क्या है? डिवेंचर समझ रहे हैं? किसी डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर का मतलब होता है एक लोन प्रपत्र, ऐसा लोन डॉक्यूमेंट जिससे आप, मान लीजिए मैंने आपसे लोन लिया, ठीक है ना, तो आप मेरे लिए क्या है डिवेंचर, आप मुझे डॉक्यूमेंट देंगे कि भाई इस टाइम पे पेमेंट करना है आपको। तो डिवेंचर होल्डर जो होता है, डिवेंचर होल्डर जो होता है कंपनी के लिए क्या है? क्रेडिटर है, डेटर है, पैसा वो देना है, लेना है, बताइए। डिवेंचर जो होता है एक लोन है, वो क्रेडिटर हो जाएगा, वो
क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा। डिवेंचर हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा। ठीक है ना। डिवेंचर जो होगा वो एक कंपनी के लिए क्या है, क्रेडिटर है, क्रेडिटर। नेताजी बोल रहे हैं सी, ऋणदाता है। डिवेंचर होल्डर कौन है, ऋणदाता है। और शेयर होल्डर कौन होता है, शेयर होल्डर होता है कंपनी का मालिक, कंपनी का मालिक शेयर होल्डर, जो शेयर को, और शेयर दो होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन विच ईयर फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज डिक्लेयर इन इंडिया। किस साल प्रथम पंच सॉरी इंडस्ट्रियल औद्योगिक नीति आई, पहली औद्योगिक नीति, सबको पता है, फर्स्ट आई थी, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अच्छा चलिए, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में, सेकंड कब आया था ये बताइए। सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1956 में। थर्ड कब आया था, फटाफट बताइए, फटाफट थर्ड कब आया था। आपके लिए दो ऑप्शन है यहाँ पे, थर्ड बताइए, फोर्थ बताइए, फिफ्थ बताइए और सिक्स बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए। इसमें एक 1991 भी है तो मैं वो नहीं लिख रहा हूँ। थर्ड, थर्ड है 69 में, 1969 में। अच्छा, फोर्थ कब आया था, फोर्थ बताइए। फोर्थ 1980 बोल रहे हैं, अच्छा। फिफ्थ कब आया था, फिफ्थ कब आया था, 1991 में आया था। 77 में भी आया था एक, बताइए फटाफट, जल्दी कमेंट कीजिए। 1977, 1980 भी होगा शायद, देख लीजिएगा, और 1991, यानी टोटल जो है 6 इंडस्ट्रियल आई थी। 80 में आया था, 77 में भी आया था। अच्छा, इसको चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन से पांच है। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। इन दोनों को देख लीजिएगा, ठीक। 77, 80, दो, छह औद्योगिक नीति अभी तक भारत में आई है, छह औद्योगिक नीति। चलिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी, उसके अंदर 1956 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना हुई, स्टार्ट हुआ। तो इसमें पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने जो थे, वो जो थे आर्किटेक्ट थे इकोनॉमिक प्लानिंग के, लेकिन प्रशांत चंद्र महलनोबिस जो था, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को ज्यादा प्रमोट किया। तो 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई। इसी में तीन इंडस्ट्री आई, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ है, दुर्गापुर है आपका वेस्ट बंगाल में। राउरकेला है मेरे ख्याल से, कहाँ पे था वो, राउरकेला था, और फिर उड़ीसा में था, है ना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, और कहाँ है, मध्य प्रदेश। ठीक है ना। तो ये चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो रहे हैं आप लोगों से क्वेश्चन, सब ठीक है, चलिए सब ठीक है, प्रीति जी बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन है, द नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी NMEP वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति शुरू की गई थी, कब की गई थी। रा, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति कब शुरू की गई थी, बताइए, कमेंट फटाफट कमेंट कीजिए, बताइए। राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति शुरू की गई थी कब, तो ये 2016 में स्टार्ट किया गया था, 2016 में, 2016 में। ठीक है ना। 2016 से तो आपको याद आ ही गया होगा, डिमोनेटाइजेशन भी 2016 में ही हुआ, डिमोनेटाइजेशन भी 2016 में ही हुआ। और 2015 की जब बात हम करते हैं तो दो चार चीजें दिमाग में आती है। क्या आता है, आता है नीति आयोग, है ना। 2015 में नीति आयोग आपके दिमाग में आ रहा होगा, आयोग। 2017 देख रहे होंगे तो आपको आ रहा होगा जुलाई, 1 जुलाई 2017, क्या आ रहा होगा, ये आ रहा होगा GST, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। पोस्ट रिफॉर्म ट्रेड पॉलिसी डज नॉट कवर, सुधारों के बाद, सुधारों का मतलब होता है यहाँ पे नई आर्थिक नीति,
नई आर्थिक नीति, नीति 1991 की बात कर रहा है ना, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की बात कर रहा है। लिमिटेड क्वेश्चन करेंगे, जब क्वेश्चन मेरा खत्म हो जाएगा क्लास खत्म हो जाएगी, इसलिए आराम से ध्यान से देखते रहिए और क्वेश्चंस करते रहिए। कहता है पोस्ट रिफॉर्म ट्रेड पॉलिसी डज नॉट कवर, आर्थिक सुधारों के बाद व्यापार नीति में सम्मिलित नहीं है। क्या नहीं है? फ्री इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, ठीक है, ये तो नहीं है। ये है रैशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर, प्रशुल्क का संरचना में युक्तिकरण कर दिया, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। कह रहा क्या नहीं है? नॉट कवर इंक्रीज ट्रेड थ्रू पब्लिक सेक्टर, बिल्कुल नहीं। तो ये इसका डी करेक्ट आंसर होगा। डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है एरिया जहां पे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो है मतलब इंडस्ट्रियल एरिया बना देते हैं, जहां पे प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा, ठीक है ना। जैसे दिल्ली में एक जगह है नोएडा, ठीक है ना। तो नोएडा जो है आप एक इंडस्ट्रियल एरिया बन गया। पहले नोएडा जो था दिल्ली में था, इसका फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया। परिधि जी पता था आपको ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया अथॉरिटी, सॉरी अथॉरिटी, जी चलिए, डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये डी जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाता है जहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोडक्शन वगैरह ज्यादा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। कहता है हु प्रपोज्ड द प्योरा मॉडल फॉर द डेवलपमेंट अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया इन इंडिया। प्यूरा है क्या? प्यूरा है क्या? पूरा नहीं है वो, प्यूरा। प्यूरा का मतलब होता है प्रोविजन, प्रोविजन ऑफ अर्बन, प्रोविजन ऑफ अर्बन, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज, एमिनिटीज इन रूरल एरिया, एरिया। एमिनिटीज का मतलब अर्बन एमिनिटीज जो होता है, जो सुविधाएं होती है अर्बन, उनको रूरल एरिया में क्या लिखा हुआ है? डेवलपमेंट अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, यानी शहर वाली सुविधाएं आपको गांव में दी जाए, है ना। मॉडल किसने प्रस्तावित किया था बताइए? वी के आर वी राव भाई साहब। ये तो राष्ट्रीय आय इन्होंने दिया था, राष्ट्रीय आय लग रहा है मुझे ना, राष्ट्रीय आय। वी के आर वी राव को कैसे जानते हैं? राष्ट्रीय आय, वैज्ञानिक रूप राष्ट्रीय आय का वी के आर वी राव ने दिया था। और सबसे पहले व्यक्ति जो थे दादा भाई नारोजी थे, जिन्होंने राष्ट्रीय आय की जो है गणना की थी। के हनुमंथैया, हनुमंथैया नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम और एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन को तो हरित क्रांति से लोग जानते हैं, ठीक है ना, एम एस स्वामीनाथन। ध्यान दीजिएगा, प्यूरा मॉडल जो था वो एपीजे अब्दुल कलाम का था, एपीजे अब्दुल कलाम का, एपीजे अब्दुल कलाम का। स्मिता जी बोल रहे हैं सी, ए वी के आर वी राव। वी के आर वी राव नहीं होगा, एपीजे अब्दुल कलाम होगा। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए क्या ये सही है गलत है, फटाफट आप लोग चेक कर सकते हैं, चेक करके बताइए सही है या गलत है। ठीक है ना, एपीजे अब्दुल कलाम का है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी सही है, चलिए सी, एपीजे अब्दुल कलाम, यानी प्यूरा जो है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, एरिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी, एमएसपी ऑफ व्हीट फॉर
रवि क्रॉप्स। अरे भाई साहब, अब बताइए, रवि क्रॉप के लिए 2020-21 में डेटा दे दिया है। तो वर्ष 2020-21 हेतु घोषित रबी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी गेहूं के लिए कितना निर्धारित किया गया है? कितना निर्धारित किया गया है? ₹1915 पर क्विंटल, ₹1925 पर क्विंटल, ₹1955 पर क्विंटल, ₹1975 पर क्विंटल। फटाफट बताइए। एमएसपी वीट के लिए, वीट के लिए बोल रहे हैं 1915 पर क्विंटल, 1915, 1925, 1955, 1975। नूतन जी बी बोल रहे हैं, मोनिका बी, है ना? वैसे आइडिया किसी को नहीं है, आइडिया किसी को नहीं है, फटाफट बताइए। ये भी बोल रहे हैं कई लोग। जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट। कह रहे भूल रहे हैं, याद था, ये 1975 था, है ना? 1975 प्रति क्विंटल। ठीक है ना? रबी क्रॉप के लिए कितना दिया गया? 1975 प्रति क्विंटल। ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनिल जी बोल रहे हैं एमसीक्यू का पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया, पीडीएस सिस्टम। पीडीएस सिस्टम समझ रहे हैं, जिसके थ्रू आपको राशन कार्ड दिया जाता है। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? फटाफट आंसर बताइए, फटाफट आंसर बताइए इसका। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया, है ना? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो फूड सिक्योरिटी के लिए। और हमारे यहाँ फूड का स्टॉक कौन करता है? एफसीआई करता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंपोर्ट ऑफ फूड्स बिल्कुल नहीं, एक्सपोर्ट ऑफ फूड्स नहीं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फूड सिक्योरिटी है, सबके लिए, गरीबों को जो मिलता है खाना। क्वालिटी ऑफ फूड्स बिल्कुल नहीं। एग्रो प्रोडक्ट पे से, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे एग्रो मार्क आता है। और खाने वाने चीजों पे जो होता है, आपने देखा होगा फसाई आता है, FASSAI, है ना? फसाई का वो आता आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फसाई का वो होता है, क्या बोलते हैं, टैग अप्रूवल होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है, द फाउंडर ऑफ केसीसी अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। द फाउंडर ऑफ केसीसी अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। इनमें से किस प्रधानमंत्री द्वारा किसान कॉल सेंटर की स्थापना की गई थी? इनमें से किस प्रधानमंत्री द्वारा किसान कॉल सेंटर? तो इसमें हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे, वो बहुत आगे थे। बताइए फटाफट। श्री नरसिंह राव, बहुत पहले की बात है, ये नहीं हो सकता। इंद्र कुमार गुजराल, बिल्कुल नहीं। श्री मनमोहन सिंह बेचारों ने किया क्या? वैसे किया बहुत कुछ है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड। अब मुझे ये बता दीजिए, किसान क्रेडिट कार्ड आया कब था? किस साल आया था? कमेंट कीजिए फटाफट। किसान क्रेडिट कार्ड किस साल आया था? फटाफट बताएं। 2004 में। प्रीति झा 1998 बोल रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड आया कब था? फटाफट।
2002 पर सब अपना अपना 2000 में आया था। अच्छा, सब अपना अपना बोलेंगे। 1988 भाई साहब। कंचन कुमारी परिधि जी बोल रही है 1988। वाह, मजा आ गया। मोनिका 2002। देखिए, हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई भी कुछ बोल सकता है और वही सब कर रहा है। बहुत बढ़िया। देखिए, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड जो आया था वो आया था 1988 में। ये आया था 1998 में, सॉरी, 1988 में। और किसने स्टार्ट किया था तो बताएगा कोई? स्टार्ट किया था नाबार्ड ने। नाबार्ड की स्कीम स्कीम है ये। नाबार्ड से अप्रूवल मिला था इसको, किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, नाबार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड जो है 1988 में आया था, नाबार्ड ने इसको अप्रूवल दिया था। ठीक है, किसने प्राइम मिनिस्टर किस प्राइम मिनिस्टर के द्वारा? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। तीन क्वेश्चन बन सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड आया कब? 1988, 1998 सॉरी। कौन अप्रूव देता है? तो नाबार्ड देता है। किस प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्ट किया था? तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, दो तीन चीजें आपको इसमें क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ये तो बच्चों सा क्वेश्चन है। अपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, ये तो कोई भी बता देगा, कोई भी बता सकता है। बताइए फटाफट, जल्दी बताइए, इतनी प्रैक्टिस कर लिया आप लोगों ने। बी आएगा सर, बिल्कुल सही। बी आएगा, है ना? बी आएगा, ठीक। भारत में कृषि क्षेत्र में वित्त के लिए सर्वोत्तम संस्था क्या है? यही है। अगर कृषि नहीं होता तो, अगर यहाँ पे लिखा होता बैंकिंग क्षेत्र में, तो क्या करते? अगर यहाँ पे कृषि को छोड़ के बैंकिंग आता तो? अपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइनेंशियल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की जगह यहाँ पे बैंकिंग आ जाता, तो क्या होता है इसका आंसर? सीधा आंसर बताइए। अगर बैंकिंग होता तो क्या होता है इसका आंसर? बताइए। ए हो जाता, वाह। गलत है। कंचन जी बोल रहे हैं सर ए, आरबीआई होता है प्रियंका जी, बहुत बढ़िया। तब आरबीआई होता, क्या होता? आरबीआई होता। जब आरबीआई की बात कर रही थी तो 1935 में सेटअप हुआ था, और रेगुलेट कब हुआ? 1949 में रेगुलेट हुआ। एलआईसी कब आया था? एलआईसी 1955 में आया था। एलआईसी 1955। 55 था, 56 था? 55 था, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना, 55। ठीक है। एसबीआई, एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। पंजाब नेशनल का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में। आरबीएल का मुख्यालय भी मुंबई में, जो इस टीआई 2 में क्वेश्चन पूछा। चलिए, ट्रिसम, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ट्रिसम जो है वो TRYSEM, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग फॉर, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ, यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, है ना? इसका संबंध नाम से ही पता चल रहा है किससे है, रूरल, है ना, रूरल यूथ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है ये। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, ये बताए ट्रीसम स्टार्ट कब हुआ था? फटाफट बताए, ट्रीसम स्टार्ट कब हुआ था? स्टार्ट कब हुआ था? ट्रीसम स्टार्ट कब हुआ था? फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग, ट्रीसम स्टार्ट कब हुआ था? ट्रीसम स्टार्ट कब हुआ था? सर LIC 56 होगा, हाँ, LIC राजकुमार चौहान, ठीक है। LIC 56 है और SBI 49, हाँ 55 है।
इसमें ये SBI 55 है और LIC 56 है ना, 1956। चलिए कोई बात, बताइए मुझे। सिस्टम स्टार्ट हुआ था 1979 में, 1979 में। और 1979 में ही चाइना में आई थी वन चाइल्ड पॉलिसी, ठीक है ना, 1979 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे ट्रिसम का संबंध किससे है, रूरल यूथ रूरल एम्प्लॉयमेंट से है, ठीक है। और स्टार्ट कब हुआ था, 1956 में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। द साइज ऑफ मार्जिनल होल्डिंग। देखिए मार्जिनल होल्डिंग का मतलब होता है जो सीमांत जोत जो होती है वो 1 हेक्टेयर तक से होता है, 1 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर से होगा सीमांत, ठीक है ना। उससे थोड़ा सा बढ़िएगा तो मिनी, फिर माइक्रो, फिर जो होगा वो बड़ी जोत हो जाएंगी, है ना, मध्य, फिर बड़ी जोत, है ना। तो ये है स्टार्ट, स्टार्ट एक से होता है। सीमांत मतलब 1 हेक्टेयर से कम, माइक्रो, सॉरी मिनी, माइक्रो और फिर मीडियम, फिर लार्ज, इस तरह से बढ़ता है। तो स्टार्ट जो होता है, मार्जिनल जो होल्डिंग होती है वो 1 हेक्टेयर तक होती है, 1 हेक्टेयर तक होती है, ये ध्यान देना है, ठीक है। बाकी सबका आंसर ए है, बहुत बढ़िया है, इसका आंसर ए ही होना चाहिए। और सबने आंसर ए भी दिया है, ठीक। 10 से ऊपर, हाँ 10 से ऊपर होता है गौतम, जो सीमा बड़ी जोत हो जाएगी वो 10 से ऊपर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द येलो रिवॉल्यूशन रेफर्स टू, येलो रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, येलो रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है बताइए। ऑयल से रिलेटेड है, बहुत बढ़िया, फटाफट आप लोग कमेंट में बताएं। फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, डी, ऑयल सीड से होगा। फिशरीज एक्वेरियम से होता है ब्लू रिवोल्यूशन, है ना। वूल से होगा ग्रे रिवोल्यूशन। ऑपरेशन फ्लड नाम सुना होगा, या व्हाइट रिवोल्यूशन बोलते हैं इसको। रिलेटेड किससे है, व्हाइट रिवोल्यूशन रिलेटेड है मिल्क से, ग्रीन रिवोल्यूशन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से। ये 1970 में आया था गुजरात में, ठीक है ना, मिल्क से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन बचा हुआ, वो भी देख ही लेते हैं आज। कहता है who among the following headed the committee appointed by the government of India to into the questions of taxation look into the questions of taxations of income of Indian agriculture। भारत में कृषि आय पर लगाने के प्रश्न पर भारत सरकार द्वारा बनाई गई समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन से थे। ध्यान दीजिएगा, कर लगाने वाले जो कृषि आयकर जो समिति जो है वो संबंधित है राज्य समिति से, राज्य समिति, कृषि पे जो टैक्स लगता है वो राज्य समिति से, ठीक है। कोई बोल रहा है MN वंचो, CH हनुमंथा राव, BS मिन्हास और KN राज कमेटी। तो इसका फटाफट आंसर बताइए क्या होना चाहिए।
राजकुमार चौहान जी, डी ऑप्शन। आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा, मैं 1 मिनट वेट कर लेता हूँ। फटाफट बताइए। मेरे इस वर्ड को मत देखिए आप लोग, मेरे इस वर्ड को मत देखिए, वैसे बताइए। डी बता रहे बी एस मिनहास को। कृषि आय पर लगाने प्रश्न पर भारत सरकार द्वारा लगाई गई सीमित बताइए। समिति के अध्यक्ष प्रियंका जी बोल रहे हैं सी। गौतम बोले के एन राज। मोनिका फटाफट आंसर बताएं। स्मिता कुमारी जी बताइए कौन सी कमेटी थी। परिधि बताइए कौन सी कमेटी थी। के एन राज कमेटी, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, के एन राज कमेटी है, ठीक है। के एन राज कमेटी। चलिए 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। विच ऑफ द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान दीजिएगा, नॉट द कंपोनेंट ऑफ इंडिकेटर ऑफ मेजरिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में काउंट नहीं होता है। बच्चे का अल्प विकास काउंट होता है, अल्प पोषण काउंट होता है, बच्चे का बर्बाद करना या बाल अपक्षय करना होता है, शिशु मरणशीलता नहीं होती है, चाइल्ड मोर्टेलिटी होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक लाइन जोड़ दीजिएगा, चाइल्ड मोर्टेलिटी होता है। तो करेक्ट आंसर तो ये है, क्योंकि नोट पूछ रहा है। इसमें एक वर्ड जोड़ दीजिएगा, जो है ई होगा, वो चाइल्ड मोर्टेलिटी होगा। चाइल्ड मोर्टेलिटी को काउंट करते हैं, है ना। बट इन्फेंट मोर्टेलिटी में काउंट नहीं होगा। देखिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी और चाइल्ड मोर्टेलिटी दो अलग अलग बातें हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या होगा? इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब होता है 1 साल से कम एज वाले बच्चों की डेथ। और चाइल्ड मोर्टेलिटी 1 साल जरूरी नहीं है, 1 साल भी होगा, वो ज्यादा भी हो सकता है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी नहीं काउंट किया जाता है। चाइल्ड स्टंटिंग, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड है ना, वेस्टिंग, और चाइल्ड मोर्टेलिटी, इन सब को काउंट किया जाता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी को काउंट नहीं किया जाता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी को काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रटना नहीं है, समझना है। अरेंज द फॉलोइंग कमिटीज ऑफ द पॉवर्टी एस्टिमेटेड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो गरीबी से निर्धनता आकलन की जो निम्नलिखित समितियां हैं, उसके काले क्रमानुसार लगाएं। यही क्वेश्चन टीआरई 3 में, 8th क्वेश्चन में, 8th उसमें पूछा था, 8 6 to 8 वाले में। फटाफट मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल आराम से समझिए, फिर आंसर बताइए। फटाफट कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। बिल्कुल आराम से।
चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। अलग कमेटी जो था वो 1979 में था। आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, मतलब आप उसके हिसाब से क्रोनोलॉजी अरेंज कर लीजिएगा। लकड़वाड़ा कमेटी जो था, लकड़वाड़ा सॉरी, वो था 1993 का। ठीक है। तेंदुलकर कमेटी जो था, तेंदुलकर कमेटी, वो था 2009 में। और रंगराजन कमेटी जो था वो हमारा था 2014 में। ठीक है ना, 2009 में और 2014 में। तो ये कमेटियां थी। अब इसके हिसाब से आंसर देख लेते हैं। ये प्रीति झा जी बोल रहे हैं 2005। हे प्रभु। तो इसका आंसर देखते हैं। पहला होगा आपका अलग। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, कम से कम दो भी याद है, तो ये तो याद होगा, सीओडी। देखिए इन दोनों में है, ये दोनों तो होगा नहीं, काम खत्म। अलग वार 1979 से स्टार्ट हुआ है, अलग कमिटी से। अलग कमिटी से हुआ, फिर लकड़वाला कमिटी से हुआ है। तो अलग कमिटी पहला आएगा, ठीक है। लास्ट के दो आपको याद है तो ये ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन यही होगा। ठीक है ना। तो ए क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर होगा। बाकी ये आंसर इनकरेक्ट है। ठीक है, समझ में आया। और भी है क्वेश्चन क्या? चलिए और क्वेश्चन नहीं। तो ये 20 क्वेश्चन थे, और ऐसे क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे। और जो भी कुछ आज हमारे जो बेगूसराय ब्रांच वाले में जो ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो वहां पे कुछ आ रहे हैं। कुछ के दोस्त भी हैं, गौतम वगैरह के दोस्त भी हैं, कुछ और भी हैं जो यहाँ पे बेगूसराय में ऑफलाइन में से जो जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन बैच से, तो आप आ रही 1 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। आप आके जुड़ सकते हैं ऑफलाइन। एस्टेट का अलग बैच होगा और बीपीएससी का अलग बैच होगा। बीपीएससी टीआरई 3 टीआरई 4 सब हो जाएगा। टीआरई 4 4.0 भी है ना। एस्टेट का अलग। ठीक है, तो जो भी जुड़ना चाहते हैं आराम से जुड़े, और बाकी ऑनलाइन जो जुड़ना चाहते हैं वो तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर दीजिएगा। आईओसी सुपर 50 ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। सुपर 50 ऐप डाउनलोड करके आप लोग यहीं से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। अगर कोई समस्या होगी तो कीजिएगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, थोड़ा बिजी रहते। ठीक है ना, ये चीज। चलिए, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे।